जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है। इसमें जो सर के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है होमवर्क सीरीज में, उसी का जो है ना डे नंबर 8 का है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा सेट किया जाता है। जो आगामी जो बिहार दरोगा जब वैकेंसी आएगा तब एग्ज़ाम होगा, तो आप देखिएगा ना कि डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इससे देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना कम समय में आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करते हैं कि आप कम समय में जो है ना 1 से 2 बार क्लास देख लीजिएगा, तो है ना आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो टेस्ट हुआ था 29 जनवरी को टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस संधि का संबंध जो है ना किसके संरक्षण से है, तो क्या होगा, जैव विविधता का संरक्षण से है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि का हस्ताक्षर पर जो है ना हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस संधि का संबंध किससे है, तो जैव विविधता संरक्षण से। याद रखिएगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में जैव विविधता का जो है ना कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो पश्चिमी घाट में। इसी को जो है ना शांत घाटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महासागरों का लगभग जो है ना कितना प्रतिशत जो हिस्सा उस समुद्र को जो है माना जाता है, तो क्या होगा 64%। क्या होगा 64%। तो कह रहा है कि महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है, तो 64%। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम जो है ना पारित किया गया था, तो क्या होगा अमेरिका की कांग्रेस द्वारा। तो कह रहा है किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया था, तो अमेरिका की कांग्रेस द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि दलाई लामा जो है ना कहाँ के मूल निवासी थे, तो तिब्बत के थे। कहाँ के, तिब्बत के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दलाई लामा जो है ना कहाँ के मूल निवासी थे, तो तिब्बत के थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर जो है ना शरण लिया था, तो धर्मशाला। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में शरण लिया था। और कब लिए थे, 1969 में। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था, तो धर्मशाला में लिए थे। धर्मशाला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और कब लिए थे, 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में जो है ना नामित किया गया है, तो किनको किया गया, पद्मिनी और नालिनी टाटा को किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है, तो पद्मिनी और नालिनी टाटा को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए और उनका स्थान क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। और डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना 47वें राष्ट्रपति है। कौन है 47वें राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है, तो कहाँ लॉन्च किया गया है, मालदीव में। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है, तो मालदीव में लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत के भीम ऐप, कह रहा है कि भारत के जो है ना भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो भूटान है। भी से जो है ना भीम ऐप, और भी से क्या होगा, भूटान। तो कह रहा है कि भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश पूछा है, तो क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश है ना, पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला जो पहला देश है वो कौन सा देश है, तो नेपाल है। कौन सा, नेपाल। नेक्स्ट है कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में जो है ना शामिल होने की मंजूरी कब जो है ना प्रदान की गई है, तो अक्टूबर 2024 में किया गया है। तो कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई है, तो अक्टूबर 2024 में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना जो है ना कब और किसके जो है ना द्वारा की गई थी, तो क्या होगा, तो ऊर्जा दक्षता हब की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 2017 में हुआ था। और जर्मनी की सहायता से जो है ना, जर्मनी की सहायता से स्थापना किया गया था, जर्मनी के द्वारा। ठीक है, जर्मनी के द्वारा ही स्थापना किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय जो है ना कहाँ स्थित है, तो पेरिस में। कहाँ स्थित है, पेरिस में। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ स्थित है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास नौसेना के किन सबमरीन ने भाग लिया, तो क्या होगा, INS तबर ने भाग लिया। तो भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया, तो INS तबर ने भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है स्वदेश निर्मित भारत की पहली जो है ना पनडुब्बी कौन सी है, INS अरिहंत है। कौन सा, INS अरिहंत। तो कह रहा है स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी कौन सा, INS अरिहंत है। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित भारत की सेकेंड जो है ना पनडुब्बी कौन सी है, तो INS अरिघात है। कौन सा, INS अरिघात है। नेक्स्ट है बीजिंग में आयोजित 5वां ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया, तो 15 देश में भाग लिया। कितना देश, 15 देश। तो कह रहा है बीजिंग में आयोजित
5वें ग्लोब ईस्ट संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो 15 देश भाग लिया। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है कितना है? तो तीसरा है। कितना है? तीसरा। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पे जो है ना कौन सा देश है? तो एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे पूछेगा तो कौन सा? अमेरिका है। और दूसरे स्थान पे बोलेगा तो कौन सा देश है? तो चीन है। कौन सा देश है? चीन। और भारत जो है ना जापान को पीछे छोड़कर जो है ना तीसरा स्थान पे आया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत जो है तीसरे स्थान पे, पहला स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ और किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो भविष्य के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये न्यूयॉर्क में किया गया था, यूएन सभा द्वारा जो है ना किया गया था आयोजित। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना? तो बांग्लादेश बना। कौन बना? बांग्लादेश। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य देश कौन बना? तो बांग्लादेश बना। नेक्स्ट है सेला सुरंग भारत के किस राज्य में जो है बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो कह रहा है सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिंग्स इंडिया का आयोजन भारत के जो है ना किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में। तो कह रहा है कि बिंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया था? तो सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों द्वारा। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया और इसके निर्वाचक मंडल में जो है ना कौन कौन शामिल होते हैं? तो जो है ना इसमें जो है ना मतलब राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया बोलेगा तो किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। और इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और विधानसभा में कौन कौन शामिल होते हैं? 2 होता है, एक दिल्ली, एक पुडुचेरी शामिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी पीआर श्रीजेश का जो है ना संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। किससे? हॉकी। तो भारतीय खिलाड़ी जो है ना पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे कह रहा है वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है कौन है? तो प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है ना संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 75। तो कह रहा है केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 75। नेक्स्ट है कह रहा है पीएच स्केल का जो है ना कह रहा है कि पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर जो है ना प्राप्त विलयन को क्या होगा? तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। तो पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त जो विलयन होगा क्या कहलाएगा? उदासीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर CaCO3 जिसको क्या कहेंगे? लाइमस्टोन का जो है ना रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या तो संगमरमर बोल सकते हैं। तो कह रहा है चूना पत्थर CaCO3 जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत दिया गया। तो कह रहा है कि संविधान में सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर पूछे क्वेश्चन कि सहकारी समिति का जो वर्णन है ना वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ना अनुच्छेद कितना होगा? 43 का बी होगा। 43 का बी होगा। ठीक है, 43 का बी होगा। अगर पूछेगा कि सहकारी समिति का जो वर्णन है ना किस अनुच्छेद में? 43 का बी में है। अगर भाग पूछेगा कि सहकारी समिति का वर्णन किस भाग में है? तो 9 का जो है ना बी में है। किस में? 9 का बी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो रायसीना हिल्स के नाम से। क्या होगा? रायसीना हिल्स के नाम से। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। और अरावली जो है ना भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है। किसको बोलते हैं? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत किसको बोलते हैं? अरावली को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है करा किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा जो है ना अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में क्या होता है? सहायक होता है। तो क्या होगा? विटामिन B12।
तो कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन B12 याद रखिए। अब विटामिन B12 का सही नाम क्या होता है, साइनोकोबालमीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालमीन, याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन बी जो है ना, इसको जटिल भी बोल सकते हैं या तो मतलब कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, ठीक है। और जो विटामिन बी होता है ना, टोटल 8 प्रकार का होता है। विटामिन B1 होता है जिसको थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B5 को बोलेगा तो पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं, और विटामिन 6 को बोलेगा तो पैराडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, और विटामिन B9 को जो है ना फोलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो विटामिन बी है ना, टोटल 8 प्रकार का होता है, ठीक है। और अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल, विटामिन बी का बोलेगा तो थायमीन, विटामिन सी का बोलेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का बोलेगा तो कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का बोलेगा तो टोकोफेरॉल, और विटामिन के का बोलेगा तो फ्यूलोक्विनोन, और विटामिन एच का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बायोटीन। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जो सर के द्वारा जो दिया जाता है ना, होमवर्क सीरीज में टेस्ट होता है, वो क्वेश्चन तो कंठस्थ याद रखिएगा। इसलिए जो है ना हम बार बार जो है ना हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं और कम समय में जो है ना सोचते हैं कि रिवीजन करवाएं आपको, ठीक है। और जो भी सेट बचा हुआ ना, आपको सारा सेट आपको मिल जाएगा। ऐसा मत नहीं सोचिए कि हाँ अगर ये सेट करवा दिए तो पीछे का सेट छोड़ देंगे, सारा आपको करवाया जाएगा, आप इस बात को निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है ना कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग। तो कह रहा है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग प्रदान करता है। और वर्तमान में जो है ना राष्ट्रीय पार्टी कितना है, तो 6 है। कौन कौन है, तो कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, मार्क्सवादी, आप और क्या है, एनपीपी। अगर कांग्रेस का स्थापना बोलेगा तो 1885, बीजेपी का बोलेगा तो 1980, और बीएसपी का स्थापना बोलेगा तो 1984, और मार्क्सवादी का बोलेगा तो 1964, और आप का बोलेगा 2012, और एनपीपी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 2013, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर जो है ना दिया गया था। तो कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया, और एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो है ना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो 8वीं सूची में जो है ना टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल भाषा में 14 भाषा थी, और वर्तमान में उसके बाद जो है ना 8 भाषा जोड़ा गया, तो टोटल कितना हो गया, 22 भाषा हो गया, ठीक है। और याद रखिए ना 8 जो भाषा जोड़ा गया ना, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और क्या होगा, संथाली। सिंधी को जो है ना इसको जोड़ा गया किसवां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया, और नेपाली, मणिपुर, कोकनी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन जो है ना 1992 के तहत जोड़ा गया, और ये जो बोर्ड मास है ना उसको 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिए। तो मूल संविधान में कितना था, 14 था, वर्तमान में जो है ना बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया, टोटल भाषा कितना हो गया, तो 22 हो गया, ठीक है। और इसको जो 8वीं सूची में रखा गया, ठीक है। आगे कह रहा है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को जो है ना क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 29 में। क्या होगा, आर्टिकल 29 में, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है बधवा गमन शब्द को कौन सी संधि है, यन संधि है। कौन सी, यन संधि। तो बधवा गमन शब्द में कौन सी संधि है, तो यन संधि है। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है जो धातुओं के मिलने से बनता है, वे धातुओं कौन सा है, तो पीतल। पिताजी इसका ट्रिक होता है, पिताजी में क्या होगा, तांबा और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, तो काली मिट्टी। क्या हुआ, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत और तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है। अगर भारत का बात करें 74.04% और बिहार का बात करें 61.7%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत और तथा बिहार की जो है ना औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है। तो भारत का बात करें 74.04% और बिहार का बात करें 61.7%, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिए मिलान करना है। गलवान घाटी कहाँ स्थित है, गलवान घाटी बोलेगा तो लद्दाख में स्थित है। लाहौल घाटी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नांगल घाटी बोलेगा तो नलांग घाटी बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और जुकू घाटी बोलेगा तो कहाँ है, नागालैंड में है। गलवान घाटी लद्दाख, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, नलांग घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी बोलेगा तो नागालैंड। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच है। तो कह रहा है कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है, आलिया बेट द्वीप जो है ना किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है, तो नर्मदा नदी पे। क्या होगा, नर्मदा नदी पे, ठीक है।
नेक्स्ट है लक्षद्वीप को मिनी क्वाई द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो क्या होगा 9 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप को जो है ना मिनी क्वाई द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो क्या हो जाएगा, तो 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे अगर पूछेगा मिनी क्वाई को जो है ना मालदीव से कौन कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो मिनी क्वाई मालदीव से बोलेगा तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। और अंडमान और निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मिनी क्वाई मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के बीच बोलेगा तो 9 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है, क्या होगा दामोदर नदी। तो कह रहा है कि कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है, तो दामोदर नदी। नेक्स्ट है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट द्वारा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित, तो क्या होगा पश्चिमी घाट। तो कह रहा है कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखिएगा। और थाल घाट जो है ना, थाल घाट किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट बोलेगा तो किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगर भोर घाट का बात करें तो भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगर पाल घाट का बात करें तो पाल घाट किसको जोड़ता है, तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेल बराइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर किन 3 राज्य पूछा है ना, 3 यहाँ पूछा है। 3 राज्यों में कौन कौन है, नागालैंड, असम और क्या होगा मणिपुर। लेकिन एक राज्य कौन है, मेघालय और है। तो टोटल 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 राज्य दिया, तो 3 राज्य आप याद रखिएगा। बाकी एक और राज्य है मेघालय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में अवनालिका अपर्दन से पीड़ित पठार जो है ना कौन सा है, तो मालवा का पठार है। क्या है, मालवा का पठार, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिक्षेप में जो है ना किस दिशा की ओर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो तिब्बत का पठार है, और ये जो है ना भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दीघा समुद्र तटीय भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित समुद्र तटीय मैदान कौन सा है, तो मालाबार तटीय मैदान है। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित समुद्री तटीय मैदान कौन सा है, तो मालाबार तटीय मैदान है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब का मैदान। क्या होगा, पंजाब का मैदान। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है, इसमें सही नहीं है। देखिए लानकला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, लद्दाख में है। और बमडीला बोलेगा तो जो है ना सिक्किम नहीं होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और मान पास बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और शिवकिला बोलेगा तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 49 नंबर कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है मेघालय के पठार पर कहीं पर तो निक्षेप नहीं मिलते हैं, बिल्कुल जो है ना मिलते हैं, इसलिए क्या यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए क्या है, गलत है, ठीक है। और मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं पर के बराबर होता है, क्या है, ये भी क्या है, तो ये भी जो है ना सही है, ठीक है। लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है, तो इसलिए क्या होगा 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि के से हुई थी, तो मंगलौर की संधि से हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो मंगलौर की संधि से हुआ था। और मंगलौर की संधि कब हुआ था, 11 मार्च 1784 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया था, तो मंदसौर की संधि पे जो है ना हस्ताक्षर किया गया था। ये कब हुआ था, 1818 में हुआ था। तो कह रहा है कि 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच जो है ना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि हस्ताक्षर भी किया गया था, तो मंदसौर की संधि जो है ना साइन किया गया था। और ये मंदसौर की संधि हुआ था कब, तो 1818 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये क्या हुआ, कौन था, तो हेस्टिंग्स था। कौन था, हेस्टिंग्स। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था, तो उस समय जो है ना हेस्टिंग्स था। कौन था, हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है ना सही सम्मिलित नहीं, इसमें गलत पूछा है। हेक्टर मुंडो के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड ब्लेजली के समय जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है ना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, ना कि तृतीय आंग्ल मराठा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डी नंबर क्या है, तो गलत है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो है ना हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दोनों ना अलग अलग है, इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हेक्टर मुंडो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग बोलेगा आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड ब्लेजली बोलेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और यहाँ पे बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध का बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है ना अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी क्या है, गलत है। और प्लासी के युद्ध में सिराजदौल्ला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। 3 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पहला गलत है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है ना अहमद साहब दाली जो है ना मराठा को पराजित किया, ना कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यहाँ पे क्या होगा, मराठा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए मराठा को पराजित किया था, ठीक है, मराठा को पराजित किया था। और ये जो है ना पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें अहमद साहब दाली जो है ना मराठा को पराजित किया था। और दूसरा जो गलत था इसमें क्या करा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। यहाँ जो है ना मृत्यु जो है नहीं, यहाँ पे जो है ना तृतीय आंग्ल मैसूर नहीं युद्ध नहीं होगा, तृतीय आंग्ल जो है ना इसमें जो है ना क्या होगा, यहाँ पे तृतीय नहीं होकर के ना चतुर्थ होगा। क्या होगा, चतुर्थ होगा, क्या होगा, चतुर्थ होगा, ठीक है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, यहाँ पे तृतीय दिया इसलिए क्या है, गलत है। इसलिए 1 और 2 क्या है, 3 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सुमेलित है। यहाँ पे सही पूछा है, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है ना पहला क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ना, कब से कब तक हुआ, 1767 से 69 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ। ये क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पराजित हुआ है बोल रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। और द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी क्या है, तो गलत, ये भी क्या है, तो गलत है। ये भी ए नंबर भी गलत है, बी नंबर भी गलत है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 92 के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग जो अंग्रेजों को नहीं दिया ना, दे दिया था, क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है, और एक और है, देखिए क्या है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था, जिसमें जो है ना टीपू सुल्तान अब युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सम्मिलित पूछा है ना, तो डी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। और सभी का जो है निस्बी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767-69 के बीच हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर बोलेगा 1780-84 के बीच हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर बोलेगा 1790 से 92 के बीच हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर बोलेगा 1799 में हुआ था, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये दूसरा में नहीं किया था, दूसरा में नहीं किया था, ये जो है ना द्वितीय आंग्ल मैसूर नहीं, द्वितीय जो है ना यहाँ पे मैसूर युद्ध में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। होगा यहाँ पे द्वितीय नहीं होकर जो है ना प्रथम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम में किया था पराजित, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ प्रथम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कह रहा है कि 1790 से 92 के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान युद्ध जीता नहीं था, यहाँ पे ना टीपू सुल्तान हारा था, ठीक है, इसलिए क्या था, यहाँ पे जीता लिखा इसलिए गलत है, ठीक है, यहाँ पे हारा था और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, अंग्रेजों को नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना गलत है, ठीक है। बाकी चौथा नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे करें 56 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ना कथन निष्कर्ष वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आता भी है, 1-2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही एग्जाम में, इसलिए सर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पहला ऑप्शन है सहायक संधि का व्यापक प्रयोग बेलजनी ने किया था, बिल्कुल क्या है, सही है। और सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1799 नहीं 1765 में हुआ था, क्या होगा, तो ये क्या है, गलत है। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था ना हैदराबाद था, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है ना, तो 2 नंबर क्या है, गलत है, 1799 नहीं 1765 होगा। तो सहायक संधि का व्यापक प्रयोग बेलजनी ने किया था, बिल्कुल सही है। और सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत बोले 1765 में हुआ, तब जाके सही होगा। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो कौन था, हैदराबाद था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना, कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है, इसमें सही पूछा है। देखिए इसको मिलाते हैं, देखिए पहला इसमें कह रहा है ना कि लॉर्ड डलहौजी ने वेबकस के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया था, बिल्कुल क्या है, ये सही है, 1 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। और डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया था, अमान्य नहीं मान्य कर दिया था, यहाँ पे भी हो ना मान्य होगा, ठीक है, इसलिए क्या है, ये गलत है, क्या है, गलत है, 1 नंबर सही है। और तीसरा देखिए, तो 2 ही पूछा है ना, हाँ, तो केवल एक जो है ना, केवल क्या हो, एक सही होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है ना सही है। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण जो है 1757 से 1813 तक, बिल्कुल क्या है, तो सही है। औद्योगिक पूंजीवाद चरण बोलेगा तो 1813 से 1858 तक, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और वित्तीय पूंजीवाद चरण बोलेगा तो 1858 से 1947 तक, ये भी क्या है, तो सही है। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त से। क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ तो 3 ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त से, ठीक है। तो सूर्यास्त कानून जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित था, तो जो है ना अस्थाई कानून से, अस्थाई बंदोबस्त से, क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त से, ठीक है।
और याद रखिएगा ना कि अस्थाई बंदोबस्त जो है ना कब आया था, 1793 में आया था, कर्नवालिस लाया था। और यहाँ महलबाड़ी व्यवस्था का बात करें तो महलबाड़ी व्यवस्था कब आया था, तो ये आया था 1800 जो है ना 22 में आया था। कब आया था, 1822 में आया था, ठीक है। और यहाँ बात रैयतवाड़ी व्यवस्था का बात करें तो जो है ना 1820 में आया था, ठीक, 1820 में आया था। और ये जो है ना रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुंडो लाया था, और महलबाड़ी का बोलेगा तो हॉल्ट मैकेंजी लाया था, और स्थायी बंदोबस्त का कर्नवालिस के समय आया था, ठीक है। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी व्यवस्था को किसने किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी, तो आरसी दत्त। क्या होगा, आरसी दत्त, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था, तो क्या होगा इसमें, अलेक्जेंडर रीड और क्या होगा, टॉमस मुनरो। तो 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना डैश के संविधान से लिया गया, तो क्या होगा, वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान कहाँ, जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना वाइमर संविधान से लिया गया, मतलब जर्मनी के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से। कब हुआ, 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा के। तो कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा का, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया और इसका गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ना, कह रहा है प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ गठन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1947, ठीक है, 20 अगस्त, याद रखिए 20 अगस्त जो है ना 1947 को किया गया था, 1947 को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, और इसका गठन कब किया गया, तो 20 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सॉरी 20 अगस्त नहीं 29 अगस्त होगा, सॉरी 29 अगस्त होगा, ठीक है, सुधार लीजिए, 29 अगस्त होगा, याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, और इसका गठन बोलेगा तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। कहीं कहीं 20 में देता है, जो भी है देख लीजिए थोड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आप लोग देख लीजिएगा। आगे करा संघ संविधान समिति की अध्यक्षता जो है ना किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कह रहा है कि संघ संविधान समिति की अध्यक्षता जो है ना किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष जो है ना कौन चुना गया था, कौन चुना गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कह रहा है संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष जो है ना प्रस्तुत किया था, 1948 में इसमें प्रस्तुत किया। तो संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा बोलेगा किस वर्ष प्रस्तुत किया, तो 1948 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, तो क्या होगा, हाथी को। किसको गया, हाथी को, ठीक है, एलिफेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज प्रसाद समिति के अध्यक्ष कौन है थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत में कुल बाघ अभयारण्य की संख्या कितनी है, तो 58 है। और भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभयारण्य बोलेगा तो कौन सा है, तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है ना किसे घोषित किया गया है, तो जिम कॉर्बेट को। कब किया गया था, 1973 में किया गया था। तो भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया था, तो जिम कॉर्बेट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है ना कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है, तो नागार्जुन श्रीशैलम है, जो कहाँ टाइगर रिजर्व है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बोलेगा तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये सेट नंबर था, मतलब होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर था 8 नंबर कंप्लीट हो गया, और अगले क्लास में 9 नंबर कर देंगे। बाकी जो बचा हुआ है जो है ना कंटिन्यू आपको जो क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, आंसर के साथ जो है ना क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। और बाकी जितने भी क्लास करवाएं सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो सभी लोग पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग देख लीजिएगा। कम समय में जो है ना आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करते हैं कि हर वो क्वेश्चन को जो है ना 2 बार रिपीट जरूर करते हैं, कि आपको जो है ना आपको बहुत सारे क्लास में एक बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता हुआ, एक बार बोले आंसर बोले, ठीक है। लेकिन हम जो है ना समय थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्लास में क्वेश्चन को जो है ना याद करवा दें, ठीक है। तो क्लास के लिए जो भी कमेंट रहे आप लोग, मतलब क्वेरी रहे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास को जो है ना लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।